Sound roll. Third point. Action cap. नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किताब लिखी है द आर्गुमेंटेटिव इंडिया। इस किताब में उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों को बहस करना बहुत पसंद है और ये बात भारत की सरकार भी समझती है। इसीलिए भारत में हर दिन कोई ना कोई एक नया बहस खड़ा हो जाता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बहस सही मुद्दे पे हो रहा है या नहीं, इस बात की चिंता किए बिना हर कोई उस बहस में लगा रहता है। अभी एक नया बहस देश में खड़ा हुआ है कि एनआरसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एनपीआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एनपीआर और एनआरसी क्या है और सीएए क्यों लाया गया है। मेरा सवाल यह है कि कैब बना का आखिर देश को मिला क्या। वाह, क्या शेर सुनाया। समझने वाली बात यह है कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर का आपस में क्या संबंध है। देश के गृह मंत्री देश को क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। असल वो क्रोनोलॉजी समझा नहीं रहे हैं, देश को घुमा रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी की कल्पना सीएबी के साथ जुड़ी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होगा, बाद में एनआरसी आएगा। अब बारी बारी से हम एक एक मुद्दे को आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कैब सीएबी सीएए कैसे बना। कैब का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब कोई विधेयक पार्लियामेंट में पेश होता है तो जब तक वो पास नहीं हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति जी उस पे साइन नहीं कर देते हैं, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो ये जो सीएबी था वो पार्लियामेंट में पास होने के बाद और राष्ट्रपति जी के साइन करने के बाद वो सीएए हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये सीएबी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान। मोटे तौर पे क्या कह रहे हैं ये बिल? मोटे तौर पे कह रहा है कि विदेश से आने वाले लोगों में कुछ हैं जो हमारे अपने हैं, जिनके लिए दरवाजा खुला है, कुछ हैं जिनको हम कह रहे हैं भैया बाहर जाओ, तुम्हारा क्या मतलब यहां आने का। और वो बाहर जाने वाले कौन? मुसलमान। तो क्या कहना चाहते हैं? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन जितने भी शरणार्थी आए हो वो किसी भी स्थिति में है, इसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब सीएए एक गैर जरूरी मुद्दा कैसे है? ऑलरेडी हमारा देश का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत आकर के शरण मांगता है तो भारत उसको शरण भी देगा, और अगर वह भारत के कानून में अपना विश्वास जताता है, देश के संविधान में अपना विश्वास जताता है और यहाँ का नागरिक बनना चाहता है तो भारत में उसको नागरिकता भी दी जाएगी। तो ये सीएए लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सीएए लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनको पूरे देश में एनआरसी लागू करना है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। ये कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह, हर इलेक्शन में के पहले, हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले एनआरसी आने वाला है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। जबकि मुद्दा यह है कि उनको पूरे देश में एनआरसी करना है। नहीं, देश भर में करना ही चाहिए। इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। तो एनआरसी आखिर है क्या? एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक नागरिकता का इम्तिहान है जो सबसे पहले असम में लागू हुआ था। इस इम्तिहान के तहत असम में रहने वाले हर नागरिक को पीढ़ी दर पीढ़ी के अपने दस्तावेज पेश करने पड़े, ये साबित करने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं। लेकिन आसाम में जब एनआरसी हुई तो उस एनआरसी का रिजल्ट ऐसा था जिसकी वजह से इनको सीएए लाना पड़ा। हुआ क्या आसाम में? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआरसी की लिस्ट जारी की जाए। जब एनआरसी का फाइनल लिस्ट जारी हुआ तो उसमें से 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए। बीजेपी का यह अनुमान था कि उस 19 लाख में से 15 लाख 16 लाख मुसलमान होंगे।
1,90,00,000 पहले निकले घुसपैठिए, फिर वो 42 लाख हुआ, अंतिम आंकड़ा आया 19 लाख का। उन 19 लाख में से 13 लाख यानी कि 68% निकले हिंदू। अब उन हिंदुओं के लिए प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए। तो जो फाइनल एनआरसी की लिस्ट जारी हुई, उस 19 लाख में से लगभग 15 लाख गैर मुस्लिम लोगों का नाम आया। फिर इनके ऊपर दबाव बना कि वोट बैंक को कैसे संभाला जाए। जिस वोट बैंक के बारे में, एपीजमेंट के बारे में ये बार बार बोलते रहते हैं, उसी वोट बैंक और एपीजमेंट के ट्रैप में ये खुद फंस गए। भारत सरकार जो एनआरसी लाने की बात करती है, इसके पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तब असम के हिंदुओं को भी, क्रिश्चियनों को भी, जैन, बौद्ध, सिख को भी नागरिकता देने का काम करेंगे। जो बीजेपी वोट बैंक पॉलिटिक्स इस वक्त कर रही है, इससे तो घिनौनी पॉलिटिक्स हो क्या सकती है। असम में क्या खेल है कि भाई हमारा हिंदू बंगाली वोटर रह जाए, कहीं कल को वो पलट गया तो हमें क्या होगा। बंगाल में क्या पॉलिटिक्स है कि 2021 का चुनाव ये किन प्रकार ने जीतना है, और जीतने का एक ही तरीका है कि सारे बंगाल में हिंदू मुसलमान हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। और 2024 तक इस देश के अंदर आप अगर कुछ ऐसा कर दो कि 10-20 लाख, 1-2 करोड़ मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो अपना तो काम बन जाएगा। और आप जब तक इस बहस को समझा पाते तो प्रधानमंत्री ने एक बात बोलकर और गृह मंत्री ने दूसरी बात बोलकर ऐसा बहस खड़ा कर दिया कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। प्रश्न तो ये होना चाहिए ना, चाहे मुर्गी हो या अंडा, अगर आप उसको खाना है तो आपको जरूरत होता है प्याज का। और प्याज की हालत ये है कि ये 200 रुपए किलो बिक रहा है, और इस पे बहस ना हो कि प्याज 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, और इस देश की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको क्यों बेचा जा रहा है, तो आपको इस बात में फंसा दिया गया है कि आप ये तय करते रहिए कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं है। क्या शक्तिमान ही गंगाधर है कि गंगाधर ही शक्तिमान है? क्या एनपीआर ही एनआरसी है या एनआरसी ही एनपीआर है? एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। तो मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि एनपीआर के अंडे से ही एनआरसी का आमलेट तैयार किया जाएगा। साफ साफ यह बात कहा गया है 2003 के नागरिकता संशोधन कानून में कि पहले एनपीआर आएगा। हम भी कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले एनपीआर आएगा। एनपीआर करने के लिए सरकारी बाबू आपके घर पे आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपके सवालों का जवाब इकट्ठा करके ले जाएंगे। फिर ऑफिस में बैठ करके डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट तैयार किया जाएगा, और जिनका नाम डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में आएगा उनको सरकार बताएगी कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ला करके दीजिए जिससे आप नागरिक हैं कि नहीं हैं, यह पता किया जाएगा। मतलब पहले एनपीआर, फिर डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट, और फिर पूरे देश में एनआरसी। यह है प्रक्रिया। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। मैं जब कह रहा हूं दो कानून अलग है, इसका कोई सर्वे एनआरसी के काम में आ ही नहीं सकता। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। एनपीआर की बात है 1955 के नागरिकता कानून के भीतर, जिसमें बदलाव कर 2003 में वाजपेयी सरकार ने जोड़ा था कि देश के नागरिकों को पहचानने और रजिस्टर करने के लिए एक एनआरसी बनाई जा सकती है। अगर यह रजिस्टर बनेगी तो उसके नियम क्या होंगे?
LAM मिला, और E और I के चक्कर में वो अपना ही पैसा अकाउंट से नहीं निकाल पाते। तो ये जो पूरी की पूरी कागज के आधार पे लोगों को नागरिक होने और नहीं होने का, लोगों को नागरिक बताने का और लोगों की नागरिकता छीनने का अधिकार जो सरकारी बाबुओं को दिया जा रहा है, ये अपने आप में खतरनाक है। इसके साथ साथ एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह संदेह करे कि यह नागरिक नहीं है, तो वो जाकर के सरकारी दफ्तर में अपील कर सकता है कि अमुक व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, और तब उस व्यक्ति का नाम संदिग्धों की सूची में डाल दी जाएगी। पता चला कि कोई आपसे अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए सरकार के पास जाकर के यह कह दे, यह आवेदन दे दे कि अमुक व्यक्ति नागरिक नहीं है, तो सब कुछ होते हुए आपका नाम जो है वो डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा उनको जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और वह जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका लिस्ट अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी और आपके बाकी जो सरकारी कागजात हैं, हो सकता है कि सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। इसके बारे में सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं तय होती। एनआरसी सिर्फ कहती है कि देश के जितने भी सिटीजन्स हैं अपने आप हो जाएगा। फिर सरकारी कर्मचारियों को घर घर घूमने की जरूरत नहीं है, वो ऑफिस में बैठ करके ही पूरे देश में एनआरसी लागू कर देंगे। और जब एनआरसी पूरे देश में हो जाएगा, तब जाकर के तमाम सिटीजन को एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देने की बात की जा रही है। और यह जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ये ऑलरेडी आधार के रूप में लोगों को दिया गया है। गौतम, काफी पैसा खर्च किया गया आधार नंबर बनाने के लिए। क्या आधार नंबर जो है वो एनपीआर की जरूरत को पूरा नहीं करता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकारी योजनाओं को बनाने के लिए, उनके टारगेट को फिक्स करने के लिए पॉपुलेशन रजिस्टर का होना जरूरी है। रवीश जी, इसका एक पूरा इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि 2010 और 11 में उस समय की यूपीए सरकार में काफी विवाद था कि एनपीआर का रास्ता लिया जाए या आधार का, और आखिर में आधार को चुना गया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 6-7 साल से पहले यूपीए सरकार और फिर भाजपा सरकार बार बार कहती आ रही है कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आधार एक फूल प्रूफ तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार के वकीलों ने यह कहा कि ये एक फूल प्रूफ तरीका है, क्योंकि फिर फेक करना संभव ही नहीं है बायोमेट्रिक्स के साथ। तो अगर आप इन बातों पर विश्वास करें तो आधार जब है तो उसके बाद अब एनपीआर की जरूरत क्या है वो थोड़ा जानना मुश्किल है। सिर्फ आसाम में
1600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है एनआरसी को तैयार करने में। कुल नतीजा क्या है कि बीजेपी की सरकार है, वहां पे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि इस एनआरसी को रद्द कर दिया जाए और फिर से अलग से जब पूरे देश में एनआरसी होगा तो आसाम में भी एनआरसी किया जाए। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी हिंदू मुसलमान के बहस से बाहर निकल करके हिंदुस्तान के लिए, संविधान के लिए वो भी परेशान हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट के चलते उनको भी परेशान किया जा सकता है अपने हक के लिए और न्याय के लिए।
ये लड़ाई में शामिल होना चाहिए और इस देश विरोधी कानून का विरोध करना चाहिए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है कि कैब बना का आखिर देश को मिला क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।